अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीबॉडी। और जो जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और वैसे हमसे एक दिन पहले ही ईद स्टार्ट हो गई थी, आपको पता है ना, एटलीस्ट इन द गल्फ। तो उनका आज तीसरा दिन होगा और हमारा दूसरा। रेस्ट ऑफ अस सेलिब्रेटिंग द सेकंड डे। आपको पता है पहले दिन वैसे ही बहुत कुर्बानी का बर्डन होता है, फिर रात में कोई ना कोई दावत या तो आपको अपने घर करनी पड़ती है या फिर आपको कहीं जाना पड़ता है। लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं इंक्लूडिंग अस जिनके घर दूसरे दिन भी कुर्बानी हो रही होती है या फिर दूसरे दिन ही कुर्बानी हो रही होती है, और हमने तो एक हिस्सा तीसरे दिन का भी हमने हर कवर कर ये सारा कुछ तो साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन इसके अलावा भी गम है जमाने में, और एक तो बकरे का गम है ना। वो आपका बकरा फिर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? It did survive। मेरा बकरा बहुत बीमार हो गया था, टेंशन चली हुई थी कि वो सर्वाइव उसका एक बैकअप प्लान भी हमने तैयार किया हुआ था, लेकिन वो बच गया और बैकअप प्लान हमने बेच दिया फिर। और जितनी इन्होंने दौलत उसको रिवाइव करने में लगाई है ना, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, मतलब मैंने कहा था घर के अंदर रख लो उस बकरे को, तो वो बकरा जो है लेकिन अल्लाह मियां कबूल करे, कुर्बानी हो गई उसकी। खैर जनाब, आज के शो में भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं जो हमारे साथ ईद मनाएंगे और आपको कुछ मज़े मज़े की बातें बताएंगे। मैं कहने वाला था रेसिपीज, लेकिन नहीं है, वो शो नहीं है, नहीं वो वाला शो नहीं है। लेकिन हम वैसे गप्पे शप्पे मारेंगे, और अगर बीच में आपको किसी चीज़ की रेसिपी ढूंढ लें तो वो तो फिर आपका कमाल है ना। और तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सबसे पहले मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे ना, वो सक्सेस की रेसिपी हम आपको चाहेंगे कि वो आपसे और हमसे शेयर करें। लेडीज जेंटलमैन, यस, लेट अस वेलकम ये जोड़ी जो है ना, ये जोड़ी नंबर 1 हम इन्हें कहते हैं। जनाब CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब, आकिब जावेद, सुपरस्टार, लेजेंडरी स्टेटस इन्हें हासिल है, विनिंग कोच है, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन लाहौर कलंदर। थैंक यू, वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये जोड़ी का देंगे, ये जोड़ी इस ईद में भी बच गई। जबरदस्त है कि हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग एज प्रॉमिस्ड आपने टाइम निकाला है और आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। मैंने कहा शलवार, मैंने कल से इन्हें कह रहा हूँ शलवार कमीज पहन के, उन्होंने आते ही माजरत कर ली है कि कहते मैं तो कुर्बानी करके आया हूँ, मैं नहीं पहन रहा शलवार कमीज। उन्होंने देखे ना जेब में अपना बकरे का साथ रखी हुई है। नहीं, अगर आपको सरकटा बकरा मिले ना तो वो इनका वो वाहिद बकरा था। जब ज़िबा करने लगे ना, उन्होंने कहा अल्लाह मियां ये भी मुसलमान है। जबरदस्त। तो ये ईद आपकी कैसी गुजर रही है? मेरा ख्याल है ये तो हमें आप दोनों को देख के पता चल रहा है, लेकिन वी आर वेरी क्यूरियस। और हमने एक ट्रेडिशन ही समझने शुरू किया हुआ है कि हम लोगों को बताना भी चाहते हैं और उनको वापस लाना भी चाहते हैं कि वो ईद की स्पिरिट जो बचपन में भी हुआ करती थी अब थोड़ी सी लॉस्ट हो गई है, क्योंकि बच्चे अगर यंगस्टर जो इतने इंटरेस्टेड होते थे ईद का क्या जानवर एंड ऑल दैट, अब वो अपने गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको ज़रा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं और आप ये बताइएगा कि ईद का मतलब वो एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट पहले होता था, अब कम हो रहा है या अभी भी उतना? अभी भी जानवर पसंद करते हैं, जाते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं, अब तो जब से ये क्रिकेट में आया हो तो अब प्लेयर ही पसंद करता हूँ, जानवर की तो नौबत नहीं आती। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पहले ऑब्वियसली आपका ह्यूमन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। आपके पास गैजेट्स नहीं होते थे, एक ही घर में रहना पड़ता था, एक ही कमरे में रहना पड़ता था, तो मजबूरी थी कि एक दूसरे से बातें भी करें। वो कितनी बंदा बातें कर लेता है, फिर बाहर जाने के बहाने होते थे कि चलो बकरा देखने चले। तो अब जो गैजेट्स आ गए, अब बच्चों को इतना इंटरेस्ट उस तरह होता भी नहीं है, बट उनको ये होता है कि कुर्बानी करनी है। और बल्कि मैं अपने बेटे को कह रहा था कि यार वो बकरा हम लेके आए, उसको अपने साथ रखते हैं, फिर आते हैं। वो कुर्बानी का असल मकसद तो ये है ना कि आप अटैच हो ताकि आप करें। लेकिन हमने भी उसको एक रस्म और रिवाज ही बना लिया, तो उसी हवाले से अब उस तरह की एक्साइटमेंट तो नहीं होती, बट ये होता है कि ऑब्वियसली कुर्बानी करनी है, वो एक फ़र्ज़ है, वो करते हैं। वो फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ तक ही अब रह गया, वो एक ह्यूमन उसमें जो खुशी आती थी ना, वो खुशी आपने देखे ना। बल्कि अब तो ज़्यादातर आपको पता ही है, लोग जानवर इटसेल्फ ऑनलाइन आप देख रहे होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस, और वो कभी हाथ लगाने का कॉन्सेप्ट ही चला गया। ओके, ऑनलाइन कट के बट भी जाता है, बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है। लेकिन आप करते हैं, अभी तक जानवर लाते हैं घर पे, वो ट्रेडिशनल है चीज़ अभी तक जिंदा फैमिली में, या फिर नहीं? लेकिन लाते हैं भाभी निकाल लेती है, वो कहती है एक वक्त में एक ही जानवर हो सकता है। अच्छा, बचपन में जाहिर है सारी वो जो अटैचमेंट बहन भाई अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, तो वो एक ट्रेडिशनल ईद ही और होती थी ना बचपन में। देखिए हमारी फैमिली जो थी 5 बहन भाई थे, तो उसमें वो फिर जो भी बकरा एक आता था उसको घुमाना, हराना। अब हमारी फैमिली जो है, मेरी एक बेटी है, वो भी 4 साल से इंग्लैंड में पढ़ रही है। राइट। तो मैं और
बीवी एक दूसरे पे कुर्बान होते रहते हैं। अच्छा, मतलब माशाल्लाह 22-23 साल बाद भी अगर एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हैं तो फिर तो ये पूछना चाहिए। तो हम इटसेल्फ एक सेगमेंट करेंगे क्योंकि और ये अभी भी 23 साल बाद भी उसे अचानक इंट्यूशंस आ जाते हैं। अच्छा कि तुझे फोन आया कोई। ओहो, अच्छा ये वो या आप कहीं जाने वाले हैं या कहाँ से होके आ रहे हैं? सोचे कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं रोज। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब आप बुरहान साहब आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे बिकॉज एक बड़ी अच्छी एक खुशखबरी, बल्कि हमने सुनी है, आप हमें कंफर्म भी कर सकते हैं इधर बैठ के, और हमारे व्यूअर्स हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि लाहौर कलंदर्स क्या कर रहे हैं एंड व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। तो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर विच इज़ डूइंग वंडरफुल इन लाहौर, और कितनी बार हमारे शो पे कुछ यंग स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, आपकी डायरेक्ट कॉल आती है हमें कि जी ये हमें भेज दिए जाएं, तो वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन फॉर दैट पीपल हैव टू गो टू लाहौर। तो अब सुनने में आ रहा है कि एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन रहा है। जी उमा, हमने 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था कराची के लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उसको हम ऑपरेशनल नहीं कर सके। सो अभी हम मैं और आकिब भाई आए इसलिए हुए हैं कि हम उसके ऊपर जो है उसके ऑपरेशंस का आगाज़ कर सकें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है विद इन फ्यू मंथ्स यहाँ पे भी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अप एंड रनिंग। तो यहाँ पे आकिब भाई ही होंगे जिम्मेदारियाँ जो सर अंजाम देंगे, या कराची के लिए कुछ अलग लोग ढूंढेंगे आप? अब्दुल्ला, बड़ी मज़े की बात है, हमने ये जो लाहौर में बनाया कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसका नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है, क्योंकि हम पर्सनैलिटीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम सिस्टम पे बिलीव करते हैं। जो सिस्टम और प्रोसेस आकिब भाई ने डिज़ाइन कर दिया, वो कोई भी कोच हो, चाहे फर्स्ट क्लास खेला हो, बेशक पाकिस्तान बेशक न खेला हो, उसने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। तो जो पॉलिसीज़ हमने बना दी और जो कोर्सेज हमने डिज़ाइन कर दिए, वो तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले हमसे मांग रहे हैं। अच्छा, हमने आपकी क्लास ऑफ 2022 बड़ा फिल्मी लगता है मुझे ना, पता नहीं क्यों, उसके बारे में हमने ज़रूर पूछना है। आकिब भाई भी फिल्मी लगते हैं आपको। आकिब भाई फिल्मी हैं, लेकिन आकिब भाई आज मौका है, यूजुअली हम बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं और वो 10-15 मिनट में बात होकर ख़त्म हो जाती है। आप बताएं ना, मतलब आपकी ईदें जब व्हेन यू वर प्लेइंग विद द टीम, बहुत सारी ईदें अभी भी हमारे लड़के गए हुए हैं, श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, गुजरी हैं, पाकिस्तान में नहीं भी होती हैं, फैमिली से दूर होती हैं, तो वहाँ टीममेट्स आपस में क्या होता है? ईद के कोई स्पेशल डे होता है या जस्ट ए रेगुलर डे और बस गुजर जाता है? थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि सारे मिलके वहाँ लोकल कोई ना कोई नमाज पढ़ने जाते हैं, घेर लेते हैं, कुछ कुर्बान नहीं करता है, कुछ ना हो ही जाता है। नमाज पढ़ने चले गए, फिर उसके घर चले गए, किसी के कोई पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी क्या आ जाता है, वहाँ चले जाते हैं। पूरी दुनिया में फैंस हैं, मतलब वो ईद का थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है, मिलता है क्योंकि दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी है। और फिर बोटियों पे लड़ाई तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है होती होगी। अच्छा, ये ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब हम कल परसों एक तस्वीर देख रहे थे और हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि केपी में सारे आजकल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अरेस्ट किया जाए क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन शाह आफरीदी इन ए यूनिफॉर्म। तो ये मतलब ये किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, ये कुछ हम सुनना चाहते हैं। शाहीन को भी उन्होंने केपी वालों ने बनाया ना ब्रांड एम्बेसडर, तो उसको उन्होंने डीएसपी का टाइटल दिया। तो शाहीन और हारिस उस दिन लाहौर आ रहे थे, तो हमारे पास आए, तो हारिस ने मुझे कहा कि आदे भाई मैंने ना इस्लामाबाद पुलिस का एम्बेसडर बनना है और मैंने एसपी भी लगना है। अच्छा, तो शाहीन ने कहा नहीं, ये सिर्फ थानेदार लगेगा। अब मैंने कहा यार देख, मैं अगर शाहीन को कुछ कहा ना तो वो जो उसकी ज़मीन है वो नाराज़ हो जाएगा कि शाहीन को तूने डीएसपी करके हारिस को कैसे एसपी कर दिया। तो वो सारा दिन ये बहस चलती रही। फाइनली मुझे शाहीन ने कहा कि नहीं, आप इसको एसपी बना दो। तो अब वो हारिस ने कहा कि जी मेरा एक डाला आगे होगा, एक पीछे होगा। आके भाई ने कहा एक पेप्सी का होगा, एक 7 अप का होगा। मतलब ऑनररी टाइटल में भी कंपटीशन है कि तो डाला मिल गया शाहीन को? शाहीन को मिल गया। मतलब वो पेप्सी वाला नहीं मिला, वो सही वाला, वो एक्चुअल वन डाला मेरा। यू नो, it feels so good कि ये लड़के मतलब they started from literally from the scratch वाली बात है ना, and now they're superstars, they are loved and they're earning well and they're doing well for themselves and they're for their setting good families. examples as well. हाँ, तो ये बहुत important शाहीन जो है ना वो बहुत बड़ा इंसान है। अच्छा, आगे भाई आप लोग नॉटी होते थे या ये वाले बच्चे ज्यादा नॉटी हैं? ये तो बहुत ज्यादा आप लोग ज्यादा थे ना, मुझे लगता है ये वाले जरा बीबे बच्चे। ये ना असल में जिंदा बोटी पे लड़ते थे। Whatever that means. ये जरा बीबे, ये these are nice kids I think. देखिए उनके पास चॉइस भी नहीं है हमारे जितना नॉटी होने की, because you know क्योंकि हमारे जमाने में तो अखबार था या लैंडलाइन फोन था, बिल्कुल। तो हम तो कहीं भी चले जाते थे। और फिर सोशल मीडिया नहीं था, वो हर चीज की एक सेकंड की सर्वेलेंस नहीं थी।
तो अब तो ये बेचारे सांस ले तो वो कोई ना कोई कैमरा निकल आता है। मतलब किसी से बात करें तो वो चैट लीक हो जाती है, हो सकते हैं। तो ये जो लाइफ है ना, ये इतनी कम मुश्किल है। हमने जो एंजॉय कर लिया वो टाइम वही खत्म हो गया। अच्छा, ये सारे ये बेचारे तो एक जेल में है। आपके कप्तान ने भी, आपने सब ने एंजॉय कर कप्तान तो अभी तक कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक ऑब्वियसली अब ये इतने यंग लोग हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और इंस्टेंट सक्सेस भी मिलती है। उसके लिए कोई तैयारी होती है, कोई ग्रूम किया जा सकता है कि एकदम से ओवरनाइट सक्सेस कुछ प्लेयर्स को, चलो इतनी भी ओवरनाइट ना हो, हाउ डू यू सेंसिटाइज, मैनेज, ग्रूम समबडी के इस सक्सेस को हैंडल किस तरह करना है? देखें, ये तो आकिब भाई का कमाल है। और 1.5-2 साल जो ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, या अपने साथ जो इनके साथ जो अपना बिहेवियर दिखाते हैं, वो ये कहते हैं किसी को भाईजान नहीं कहना, सर उठा के। ये मेरे पास आते हैं तो ये हमारे जो सिखाया गया है कि आप जितने आप घबराए हुए हैं, जितने आप सहमे हुए हैं, आप उतने अच्छे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं कहता उठ के खड़ा हो, सामने बैठ, आंखों में आंखें डाल, और 2 ही चीजें सिर्फ सिखाता हूँ, एक डरना नहीं और एक लालच नहीं करना। ये 2 चीजें आप निकाल दो, आपको गलत काम कर ही नहीं सकते। या तो गलत काम आप डर जाते हैं, या जी मैं लूट लूं किसी में, कल पता नहीं मेरे बच्चे ना भूखे मारे जाएं, और या आपके अंदर ये लालच होती है कि मैं ये कर लूं तो वो खुश हो जाए, ये कर लूं तो कुछ और हो जाए। तो ये 2 चीजें अगर आप निकाल दें अपनी जिंदगी से, आपको मुझे गलत काम करके तो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बट आपको लगता है कि कभी किसी बच्चे के सर पे जरा सक्सेस चढ़ भी जाती है और फिर आप उसे कोई रियलिटी चेक देते हैं कि यार मतलब विराट कोहली से ज्यादा सक्सेसफुल कौन? 2 बच्चों का तो मुझे पता है जिनका। हाँ, मतलब लुक एट विराट और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। हाँ, नाउ विराट कोहली इज नॉट इवन इन नंबर फर्स्ट 10 में भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट प्लेयर। But he did work very well. We can't take that away from him. Every day is not Sunday. So हर एक का अच्छा टाइम आता है, हर एक का बुरा टाइम भी आता है। So आप देखिए, जो आज का जो दौर है, इसमें हमारे ज़माने में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती थी। कोई आपकी नेगेटिविटी अब नहीं छुप सकती। अब हर इंसान आपको देख रहा है, जज कर रहा है, तो अब आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। You have to good, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हो 1 साल के अंदर। अच्छा जी, टाइम कमिंग बैक टू हुमा क्लास ऑफ 2022। हाँ, ये क्या सीन है? ये वो है जो आप कह रहे हैं कि क्या कोई ग्रूमिंग होती है कि नहीं? ये जरा ये उसी की एक्सटेंशन है। पहले तो सिर्फ आकिब भाई करते थे ना, तो अब हमने उसको एक फॉर्मलाइज कर दिया। यॉर्कशायर के साथ जब हमारा एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट को रेप्लिकेट करना है उधर यॉर्कशायर में। तो वो सीखने के लिए उनकी मैनेजमेंट जो है डन जो है वो पाकिस्तान आए, तो साथ उनकी टीम थी। तो हमने कहा चलो हम एक ट्रायल रख के देखते हैं। तो हमने ट्रायल का अनाउंस कर दिया। हमारा ख्याल था 2-3 बच्चों को हम रख लेंगे उसमें से। तो वो कोई 10 से 12 हज़ार बच्चा आ गया पूरे पाकिस्तान, लाड़काना, बदीन, दादू, सवाबी, यू नेम इट। और लोग एक दिन पहले सफ़र करके आके रात को वहाँ पे सोए कि यार हमने ट्रायल देने हैं। उसकी वजह शायद ये थी कि एक तो कोविड था, उसके बाद 2 साल से हम कर नहीं रहे थे, और प्लस लोगों के अंदर जो होप क्रिएट हुई, स्पेशली आफ्टर शाहीन, हारिस एंड ज़मान खान, वो उन्हें यकीन हो गया कि यार ये प्लेयर बनाते हैं। और इस दफ़ा जो बच्चों का रवैया था वो काफ़ी मुतशद्दिद था, क्योंकि वो कहते थे हमें नहीं पता हमें हारिस बनना है, हमें शाहीन बनना है, आप बना सकते हैं, हमें चांस दें। अच्छा, उस पर फिर वो हमने टैलेंट हंट जब किया तो वो 6 दिन चला वो, और फिर हमने कहा यार इतना टैलेंट है तो क्यों ना हम ज़्यादा बच्चे रखें। तो चूँकि ईयर 2022 था, तो हमने कहा 22 बच्चे रख के ना इसको क्लास ऑफ 2022 का नाम दिया। तो वो 22 बच्चे हमने सेलेक्ट किए जिनको 1 साल का स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लाहौर में। उनकी रेजिडेंस, खाना पीना, एवरीथिंग जो है स्पॉन्सर्ड बाय अस। और हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब हैं क़ुव्वत के, और स्टारलेट के नदीम साहब। तो ये हम मिल के वो कर रहे हैं। उसके साथ हम उनको वहाँ पे टेप्टा के साथ टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो भी दिला रहे हैं, ताकि वो क्रिकेट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी सीख सकें। इसके साथ साथ हमने उनको वहाँ पे जो उनका ग्रूमिंग सेशन हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेशन हो रहे हैं, सुबह को वो बच्चे पढ़ेंगे, शाम को खेलेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है, बल्कि कि इस दफ़ा T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर लाहौर कलंदर के ये बच्चे जाके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। और ड्रीम कम ट्रू है ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ नमीबिया में
हम एक टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं नमीबिया की गवर्नमेंट, जिसमें लाहौर कलंदर हैं, पाकिस्तान से टाइटन्स है, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से बंगाल टाइगर्स हैं, और इससे इंडिया से बंगाल टाइगर्स। बंगाल उनकी स्टेट है, डेविड वीजे वाली ने। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट से पहले ही खेलेंगे। तो इसके साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ से हम इनको 1 साल का क्रिकेट का डिप्लोमा दिलवाएंगे। तो साल के बाद इनके पास हुनर होगा, इनके पास स्किल होगी, और ये किसी भी मुल्क में जाके वहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। तजर्बा होगा, सबसे बड़े क्या जबरदस्त बात है। और मैं तो कहती हूँ जो इनके हाथ चढ़ जाता है वो क्या बन के निकलता है। खूबसूरती देखें कि ये जो काम हम करते हैं इसलिए हमारे दिल के बड़ा करीब है। हाँ। एक प्लेयर एक शहर से निकलता है ना, तो वो पहचान बन जाता है, लोग उस शहर को जानना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने अभी कहा, डेविड वीजे को सोचते नमीबिया भी याद आता है। लोगों को पता भी नहीं था नमीबिया है कोई कंट्री। जमान खान चक सवारी से है, तो हमने तो नाम भी नहीं कभी सुना होता। पूरे मुल्क को पता है चक सवारी एक इलाका है आजाद कश्मीर। एक स्टार जो है ना, वो पूरे उस एरिया में एक पॉजिटिविटी फैला और उस एरिया की किस्मत भी बदल देता है, उसकी किस्मत बन जाती है। जिस तरह शेखुपुरा से, मैं शेखुपुरा से खेला, तो मुझे लोग कहते हैं कि आपने जब क्रिकेट खेली तो सोचा था कि आप पाकिस्तान खेल जाएंगे। मैंने मार का नहीं था, तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं खेला। फिर मैं खेलने के साथ साथ जब खेल रहा था 96 में लोग वर्ल्ड कप खेल रहे, तो मैं स्टेडियम बनवा के उसमें वर्ल्ड कप के मैचेस की कोशिश कर रहा था। अब वो टेस्ट सेंटर बना, फिर वहाँ से आप देखिए मोहम्मद आसिफ, फिर राना नवीद उल हसन, फिर इमरान नज़ीर, तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप लोगों की बड़ाई ये भी है। में आप हिरन मीनार ईद मनाने भी जाते हैं। आपको काट रहा होता, निशानी होती थी, फिर भी हम। अच्छा, एक और खुदाफिज करते हुए इनकी एक बड़ाई ये भी है कि ये इन्होंने टाइम निकाला है और हमारे साथ इन्होंने ईद मनाई है, बिकॉज वी डू फील वेरी कनेक्टेड टू देम एंड लाहौर कलंदर्स। आपको पता ही है इनकी जब जीत हुई थी तो लिटरली हमने मनाई थी। थैंक यू सो मच। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, समिया आपके प्रोग्राम में आई, पिछले 3 साल से वो ट्रेन हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो एक बच्चा आपके प्रोग्राम में आया, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो पिछले 3 साल से जो सिंगर हमने आपको भेजा था, सिंगर आप उसको हमने बुला लिया, ठीक है, उसको अपने स्टूडियो में के हवाले कर दिया, म्यूजिक डायरेक्टर के हवाले कर दिया। टैलेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, वो शहजाद कुरैशी की जो बच्चियां जो छाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आती हैं। देखिए, तो थोड़ा सा हम भी क्रेडिट ले लेते हैं, क्रेडिट हंट कर लेते हैं आप लोग जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, मजे की बात है घुमा के लकीली जनरली मैं इस तरह टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सुबह उठ जाऊँ तो आप लोगों का प्रोग्राम जरूर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। सो ग्लैड आप नहीं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि पूरे दिन में वो हमें देखते हैं, अच्छा गुजरता है ना। बिल्कुल। थैंक यू गाइस एंड ईद मुबारक टू यू वंस अगेन, टू ऑल योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी आउट देयर। थैंक यू। वलीमा, वैसे तो वलीमा भी नहीं, वलीमे पे नहीं खाना चाहिए, वलीमे पे भी इतना नहीं खाना चाहिए, लेकिन ईद पे तो बिल्कुल ही मतलब ईद समझ के खाना चाहिए। ईद के दिन जो होते हैं ना डिवाइड हो जाते हैं, एक दिन के हमारे घर आएंगे, दूसरे दिन हम जाएंगे, तो जहाँ भी जा रहे हो बारबेक्यू वगैरह ज़रूर बन रहा होता है, बड़े मज़े के पकवान होते हैं, पुरानी कोई ख़ानदानी रेसिपीज़ निकल रही होती हैं, तो बहुत सी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, हम आपको वार्निंग देना चाह रहे हैं। और पता है मैं एक टिप दे रहा हूं कि उसको खुश्क भी करना चाहिए, उसमें से ज़रा पानी जो है ना आप निकालने ड्रिप कर रहा हो वो, वरना हींग सी आ जाती है गोश्त में। हाँ, तो ये हमने सारी चीज़ें पता करनी है। और बाय द वे, रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दो चार कर सकता है। हमने अपना काम कर लिया, हम वार्निंग देने लगे हैं। साथ हमें ज्वाइन किया है डाइटिशियन है सलमा सिद्दीकी, इनकी भी कुछ वार्निंग्स हैं और कुछ सजेशंस भी हैं, जिससे ये सारा अमल जो है ना, क्योंकि खाना तो हमने है, खाना तो हम सलमा साहिबा हम नहीं छोड़ने वाले एज अ नेशन। तो व्हाट इज़ द बेस्ट तरीका कि कुर्बानी का गोश्त और वो लाइव आपके सामने वो हुआ होता है और उसको फ़ौरन खाने का भी दिल चाह रहा होता है, हाउ डू वी गो अबाउट इट? नहीं भी चाह रहा होता फ़ौरन खाने का, ज़्यादातर लोगों का चाह रहा होता है। आई थिंक यू एंड आई आर द अदर साइड। ये है कि ये ज़ाहिर है बहुत अच्छा एक बड़ा फरीज़ा हमारा अदा होता है, तो उसके लिए भी हमें बहुत खुशी हो रही होती है। तो इस खुशी में हमें बहुत सारे लोगों को शरीक करना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार और जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि एक
कंट्रीब्यूशन से एक लिमिटेड अमाउंट भी एक फ्रीज़ कर रहे होते हैं हम, वरना ये होता है ना ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर लेते हैं गोश्त को और बहुत पूरे साल के 2-2 साल के लिए उसको फ्रीज़ करके और चलाते हैं। 2-2 साल तो 2-2 साल भी लोग करते हैं, क्योंकि पाए की दावत नहीं हुई तो चलो उसको 1 साल बाद करेंगे, ये बाहर से आ जाए। दावतों में हम आप क्या फॉर्म कहेंगी कि कुर्बानी का गोश्त का कुक्ड फॉर्म क्या सबसे बेहतरीन होता है? मिक्स वेजीज के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। सैलड्स, रॉ सैलड्स भी अगर हों तो वो एक बहुत वैरायटीज़ हमारे पास नज़र आ रही होती है ना, कि ऑलिव्स के साथ कैरेट्स हैं, कैबेज है और खीरा है इनके साथ, क्योंकि गर्मी है तो ऑटोमेटिकली हमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि डिहाइड्रेशन और ये सारी चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल। तो हम अच्छा, अब ये बताइए सलमा साहिबा के थोड़ा सा गोश्त के बारे में बता दें, ठीक है, फ्रीज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कितनी देर बाद पकाना चाहिए या कितनी देर तक उसे रहने देना चाहिए, मतलब गोश्त जब कट जाता है और सारा? कुर्बानी के बाद जब हम गोश्त को फ़ौरन से फ्रीज़ ना करें, बट ओपन एयर में थोड़ा 4 घंटे या 3 घंटे इस तरह से हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आ जाए। लेकिन ये है कि वो देखना पड़ेगा कि आपका सारा किस तरह का रूम टेम्परेचर, अगर इस तरह का पंखा चला के, हाँ पंखा चला के, अगर फिर भी लिमिटेड आपके पास इतना स्पेस नहीं है और तो फिर आप उसको फ्रीज़ करें। बट स्टिल रिकमेंडेशंस तो इस तरह से होती हैं कि बहुत ज़्यादा वॉश ना करें, क्योंकि उसका जो कंटेमिनेशन जो इधर जो लग जाते हैं ना हमारे काउंटर्स पे और इस पे, तो उसकी क्लीनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा था। बाद दफ़ा खुला गोश्त जो है वो फ्रिज में रख दिया जाता है ओपन, और वो उसका जो ब्लड है या ड्रिपिंग जो है वो नीचे फूड पे, अगर नीचे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं तो उन पे आ जाती है, तो वो भी खाने से फिर डायरियल इश्यूज इस तरह के आ सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह धोना तो है ना, धोना तो चाहिए। वो आप कुकिंग से पहले कर सकते हैं, आप उस वक्त ज़रूरत नहीं है। आप उसको पैक करके रैप करके और मतलब अच्छा टाइट रैप करके और फिर फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक जो क्रिस्टल लेयर आ जाती है ना खुले गोश्त पे, जो लोड शेडिंग और ये सब चल रही है, इसको भी माइंड में रखना पड़ता है। तो वो जो आ जाती है तो उसके बाद उसका जब थॉइंग प्रोसेस होता है, जब उसको पिघलाने के लिए गोश्त को, कुकिंग के लिए गोश्त को जब पिघलाया जाता है तो उसमें फूड कंटेमिनेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स, वाटर, ये सब कुछ एडिड हो जाता है ना। तो हमने धोना नहीं है, हमने धोना तब है जब पकाना है, जब पकाना। तो हम बनाएं कट गया गोश्त, आपने हिस्से से दे दिए, अपना जो भी आपने फ्रीज करना है उसमें जाहिर है किसी बैग में डाल के फ्रीज करेंगे ना, वो उसको जब धोएंगे उसमें भी एक टाइम कंज्यूम होगा, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे उसमें टाइम कंज्यूम, तो वो एक बहुत पूरा दिन लग जाता है। तो वो इससे बचने के लिए आप, एक तो यही बात है कि फ्रीजर के टेम्परेचर्स भी अच्छे हों, बार बार अगर लाइट भी जा रही है तो बार बार फ्रीजर्स खोल के ना देखें, तो उससे उसका टेम्परेचर और ज़्यादा खराब होने के चांस। इस चीज़ में मुझे वो जो एक आजकल बड़े एंटी फ्रॉस्ट टाइप फ्रिजेस आ रहे हैं ना, जिनमें बर्फ़ नहीं जमती, आई प्रेफर जो कि बर्फ़ जमे, बिकॉज वो आपको हमारी इतनी लोड शेडिंग होती है कि एटलीस्ट वो बर्फ़ आपकी चीज़ों को जमा के तो रखती है, अदरवाइज वो स्पेस भी कम हो जाती होगी, सारी तो बर्फ़ ही ले लेती है। हाँ वेल यस दैट्स ट्रू, बट एटलीस्ट जो चीज़ पड़ी है वो ठीक है, उस पर शक नहीं होगा। अच्छा, रेड मीट के हवाले से ये ज़रूर बता दें, क्योंकि ओवर ईटिंग बड़ी फनी आपने बात की, और विच सॉरी टू से इज आल्सो ट्रू कि ईद के दिनों में ओवर ईटिंग की वजह से भी लोग अस्पताल पहुंचते हैं भाई, पहुंचते हैं तो लोग, मतलब अपना ही पेट समझ के खाएं। और मतलब अब यही है ना कि उस दिन ये हो रहा होता है कि बहुत सारे मेहमानों के घर जाना है एक ही दिन में, और यहाँ भी खा लिया, वहाँ भी खा लिया, हर कोई इंसिस्ट भी कर रहा होता है। हाँ, इंसिस्ट कर रहा होता है, बट थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके फिर आपको लेना चाहिए कि आपको इतने सारे आइटम्स में मेज़बान को भी थोड़े से हेल्दी आइटम्स भी साथ में रखने चाहिए, कि उसके पास ऑप्शन तो होना कि वो मीट के अलावा अगर सिर्फ मीट ही है तो एटलीस्ट उसका पोर्शन कंट्रोल करके बहुत कम अमाउंट में वो ले सकता है। यानी अनफेयर बात है, इक्वल चीज़ों में हर चीज़ बनाई जाए। मतलब रेड मीट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन जाहिर है जो ऑलरेडी जो डायबिटिक हैं या ओबीस पेशेंट्स हैं या कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीजेस हैं, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, बकरा और बीफ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेड मीट, उसमें बकरे का गोश्त भी आ जाता है या प्राइमरीली हम बीफ की बात कर रहे होते हैं? हाँ, मटन और बीफ, बकरे का गोश्त और बीफ ज़रा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले हैं, जो शुगर हैं, उनको बीफ तो और ज़्यादा इज्तिनाब करना चाहिए। हाँ, अगर ट्रिम करके और कंट्रोल पोर्शन में ले रहे हैं तो इशू नहीं है, बट स्टिल मटन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस तरह से। ओह गॉड, मुझे थोड़ी सी वो रेसिपीज़ वगैरह भी अब सोचना स्टार्ट हो गई क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ डर भी लग जाता है। हाँ। अब कुछ उम्र के जो लोग होते हैं, देखिए बच्चे वगैरह तो कलेजी हम भी खा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं, दैट्स आई गेस दैट्स फाइन, और आप कह रही हैं कि ज़रूरत भी होती है, लेकिन ज़रा सीनियर सिटीजन्स को कलेजी खानी चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि उनका इंतज़ार होता है, और जितने लोग हमारे पास आए हैं वो हमें सारी बताते हैं कि गोश्त तो एक तरफ, वो तो बात की बात है, कलेजी पहले होनी चाहिए। कलेजी खा सकते हैं डेफिनेटली, बट ये कि उसके साथ जो मगज़ और ये सारे निहारी की फॉर्म में और जो इस तरह के डायरेक्टली अब्दुल्ला को एड्रेस किया जा रहा है, तो उससे ज़ाहिर है हमें बचना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उसके अंदर जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी लग रही होती है लोगों को, तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको आगे जाके बगैर तेल वेल के आप हाँ बारबेक्यू, बट स्टिल वही बात है कि जो आप कोयले पे डायरेक्ट लोग कुछ फ्लेम के ऊपर पका रहे होते हैं ना, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा हाँ, वो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि बारबेक्यू तो सबने करना है, वो तो करना है, बट ये कि फ्लेम पे जो कोयले पे आपकी ड्रिपिंग हो रही होती है ना, तो वो चीज़ इतनी अच्छी हेल्दी नहीं है। आप डायरेक्ट फ्लेम पे ना करें और उसका जो फैट है वो अच्छा सा रिमूव करके फिर उसको आपको बारबेक्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्रिपिंग ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और फैट को तो कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा है, इस पे व्हाइट ऑयल नहीं लगानी होगी, इसका तो नेचुरल फैट है, मतलब ये जस्टिफाई किया जाता है। टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना लोग, तो इस वजह से तो अब उसकी जो ड्रिपिंग ज़्यादा गिर रही होती है तो वो ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होती वो। नहीं, उससे ड्रिपिंग में क्या होता है? ड्रिपिंग से कुछ ऐसे फ्यूम्स क्रिएट होते हैं जो थोड़ा कैंसर की तरफ भी जा रहे होते हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए कि आप उसको फैट को अच्छा सा ट्रिम करके और मतलब बारबेक्यू बना के और फिर जब सर्व करें तो उसके साथ जैसे हम स्टिक्स बना रहे होते हैं कि आपने कैप्सिकम या शिमला मिर्च रख ली, टोमेटो है, तो इस तरह से एक स्टेक बना लें अच्छी सी स्टेक, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है ना, उसमें तो ऑलरेडी कम पोर्शन, तो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाए। फिर बजाय कि आप पराठों के साथ तेल वाले उनके साथ खाएं एक चपाती। अच्छा सलमा सिद्दीकी साहिबा को हम हाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जिसमें कहते हैं कोई कैलोरी नहीं है और 0 कैलोरी, और ये नहीं ऐसा तो नहीं है, कैफीन तो है ना। देख के तो नहीं आपने कहा था। थैंक यू सलमा साहिबा, थैंक यू सो मच, क्योंकि अब जो आपने बातें कर दी हैं तो हमें कुछ कुकिंग करनी चाहिए इस हवाले से। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आपको पता है, और ये दिन हम सबके लिए इसलिए आम है क्योंकि ये हमारे मुल्क का तमाम मसाइल की हम बात करते हैं ना, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इनफैक्ट बिल्कुल यही कहने वाली थी मैं भी कि हर चीज़ की कड़ी जो होती है ना वो इस चीज़ से जुड़ती है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, मतलब अंदाजा करें रिसोर्सेज वसाइल बिल्कुल नहीं हमें होना चाहिए था इस फहरिस्त, और जिसकी आबादी में नंबर टॉप 5 में, जिसकी आबादी में तकरीबन 2.8% की रफ्तार से इजाफा हो रहा है, और मौजूदा आबादी जो है 23 करोड़ के करीब है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सुनने हैरान हो जाएंगे, 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 44 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। इसके आगे मैं क्या कहूँ, मतलब आप खुद ही सोच लें कुछ कर रहा है, मतलब क्या ये मुल्क के लिए यकीनन परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि पहले ही हमारी आबादी मुल्क की वसाइल से कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि मुल्क मुख्तलिफ मसाइल में घिरा रहता है। आज आलमी यौम आबादी पर यह समझने की ज़रूरत है, हमें मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी आज ही करना होगी। ये भी जहन में रखें कि बच्चों में वक्फा, माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मतलब जो हालात हैं, मतलब क्या ही, मतलब 5, 6, 4 बच्चे कैसे इंसान मैनेज करेगा। अच्छा जी, इसी पे बात करनी है कि एक्चुअली किया क्या जा सकता है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ हैं समिया अली शाह जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन काउंसिल है। समिया बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। सबसे पहले तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती आबादी हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह है, और दुनिया के कई और ममालिक में हमसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ इतने मसाइल नहीं हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा कंपैरिजन भी अगर कर लें तो एग्जैक्टली मसला हमारा क्या है। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो माशी और माशरती यानी सोशो इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो एक अंडरलाइंग कॉज है या बुनियादी वजूहात में से सबसे एक अहम वजह जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमारे से कई ममालिक जो हैं उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है और वो हमसे ज़्यादा, आपको मालूम होना चाहिए या आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमसे सिर्फ 4 मुल्क ही ऊपर हैं आबादी के लिहाज से। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी टू स्टार्ट ऑफ विद बेस पॉपुलेशन बड़ी थी, लेकिन इस वक्त भी उनका हमसे आबादी ज़्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो फिर भी हमसे कम है। उन लोगों ने ये फ़ैसला, चाइना ने, इंडिया ने ये काफ़ी अरसे से कर लिया हुआ है कि आबादी और वसाइल में उन्होंने एक मुनासिब तवाज़ुन कायम करना है, जो कि उनकी तरक्की या उनके मसाइल कम होने की बुनियाद साबित हो रहा है। और हमें भी यही करना चाहिए कि हम भी बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह कोशिश करें कि एक हमारे पास सस्टेनेबल पॉपुलेशन, यानी कि वो पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसको हमारे वसाइल जो हैं बआसानी एक क्वालिटी लाइफ हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को फराहम कर सकें।
अच्छा प्लीज़ ये फरमाइएगा कि अब इस आबादी के बढ़ने की रफ्तार भी आपने कहा कि हमारी बाकी मुल्कों से ज़्यादा है, लेकिन हम इसे कंट्रोल कैसे करें? हमने व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमने वो बहुत ज़्यादा भरपूर कैंपेन्स देखी, अब तो कैंपेन्स भी उस तरह से नहीं चलाई जाती हैं, और अगर कैंपेन हैं भी तो शायद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या उसका कोई असर नहीं हो रहा। हाउ कैन वी कंट्रोल इट? बात यह है कि जो आगाही की बात है, हमारे यहाँ जो पुराना एक बयानिया था 2 बच्चे खुशहाल कराना, वो हमारी माशरे में उस तरह उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और लोग ये भी कहते थे कि स्टेट कौन है जो कि हमें बताए हमने 2 या 4 बच्चे पैदा करने हैं। अब पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने एक नया बयानिया पॉपुलेशन की या आबादी की वसाइल के बारे में एक नया बयानिया अडॉप्ट किया है, जिसकी बेस पे आगाही देना बहुत ज़रूरी है। और वो बयानिया है तवाज़ुन का, यानी वसाइल और आबादी में तवाज़ुन, और इसी तरह घर के वसाइल और अफराद में तवाज़ुन जो है ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और अपने वसाइल के मुताबिक ये माँ बाप का हक़ बनता है और फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, सेहत, तालीम की ज़रूरियात को नज़र रखते हुए उसके मुताबिक अपने बच्चों की या फैमिली का साइज़ डिटर्मिन करें। एक सेहतमंद फैमिली को अपनी तरबियत कर सकते हैं अगर वो बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा और अपने वसाइल के मुताबिक तादाद फैमिली की। समिया साहिबा बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत मुश्किल है कि लोग इस बात को भी, जो कि आपने बड़ी सही बात की, कि लोग खुद डिसाइड करें ना कि उनके वसाइल उनको अलाउ करते हैं कि वो और बच्चे करें। ये कौन समझ रहा है? ये एक्चुअली आई डाउट कि कोई समझ रहा है इसमें। ट्रू, हम सबको लेकिन समझने की ज़रूरत है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। ईद के साथ हुकूमत का समझने समझाने का दौर भी ख़त्म हो गया और ख़त्म हो रहा है, मैं तो कहती हूँ ख़त्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो इस वक्त जी शहबाज हुकूमत के सामने 3 से 4 बड़े चैलेंजेस हैं जो हम आपको गिनवा भी देते हैं। मुश्किल फैसलों की बदौलत रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ऑफ कोर्स आपको पता ही, और बिला तफरीक अवाम की कमर तोड़ रही है, और ये मेरा ख्याल है नंबर 1 पे हम इसको ज़रूर रखेंगे। और महंगाई की शरह जो है वो 23% तक जा पहुंची है, और ऐसे में माशाल्लाह बिजली की लोड शेडिंग ने भी आवाम को सख्त परेशान कर रखा है। आवाम का पारा आपको पता है हाई है, फिर बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में बहुत सारे सर्विस कुछ खतरे की घंटियां भी बजा रहे हैं बरसरे इख्तिदार हुकूमत और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून के लिए। फिर माशरती तकसीम तो माशाल्लाह आपको पता ही है पहले से कहीं ज़्यादा है, और सियासी इस्तेहकाम कायम करना एक बड़ा चैलेंज हुआ है। शहबाज हुकूमत को इस ईद से अगली ईद के दरमियान अब बहुत कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत पे कब तक मलबा डालते रहेंगे। पिछलों से भी हम यही शिकायत करते थे कि आप उससे पिछलों पर कब तक मलबा डालते रहेंगे, लेकिन उन्होंने 3.5 पौने 4 साल ये करके गुजार दिए। ये मार्जिन मौजूदा हुकूमत को शायद नहीं मिलेगा। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? होपफुली ईद मुबारक आपको। आप लोग यूजुअली ईद अपने हलकों में गुजारते हैं, तो आपकी हलके में ईद अच्छी गुजर रही होगी? आपको भी ईद मुबारक, तमाम सुनने वालों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं सबको ईद मुबारक आपके तवज्जो से। बहुत शुक्रिया आपने याद किया। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, हालांकि ईद का मौका है लेकिन लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई एक बहुत मतलब सर फहरिस्त तो महंगाई होगी, घंटों की लोड शेडिंग ने तो उस पर और भी ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब कर दिया है। मईशत का तो हाल आपके सामने। कितने पुरउम्मीद हैं आप कि इन मसाइल पर आपकी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो काबू पा लेगी? हुमा, मैं आपका इब्तदाइया जो अल्फाज थे वो मैं सुन रहा था। आप जो सवाल कर रहे हैं, हमने तो सोचे समझे बगैर ये हुकूमत नहीं ली। हमें इल्म है कि जब हम हुकूमत ले रहे थे अदम इत्मीनान के नतीजे में, तो पता था कि ख़जाना खाली है, पता था कि 4 सालों में जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उनका नतीजा क्या है। हमें इल्म था कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, हमें इल्म था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की परवाज़ है वो बहुत जल्द काबू में आने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद हमने हुकूमत संभाली क्यों? असल सवाल ये है।
उसकी वजह यह है कि देखें जो अभी और हर दफ़ा हर एंकर ये बात करता है हर प्रोग्राम में कि देखें जी पुरानी हुकूमत पर कब तक आप मलबा डालेंगे। हम तो डाल ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सोचते कि मुश्किल हालात हैं, हमें अपनी सियासत को बचाना है, तो कभी अदम एतमाद करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम 4-6 माह साल और इंतज़ार करते और जब लोग इनसे तंग आ जाते, खुद लोग इनको निकालते, तो हमारे लिए सियासी तौर पे फ़ायदेमंद था। मगर दूसरी जानब ये था हुमा कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ वो कर गए थे उससे मजीद नुकसान इतना हो जाना। अच्छा, लेकिन जावेद साहब ये बताइएगा, हम जरा और बातों पे भी आएंगे, लेकिन जरा ये बताइएगा कि मुल्क भी तभी बचेगा ना जब आपकी मतलब आप सियासतदान होंगे, आप सियासत आपकी बचेगी तो मुल्क को बचाने के लिए आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे ना। तो ये कैसे इक्वेट करेंगे? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बाई इलेक्शन अब आपके बिल्कुल सर पे हैं, 20 हल्के पंजाब के जो हैं, मतलब आप खुद तो ये समझ रहे हैं, टीवी पे बैठ के भी समझा रहे हैं, जब आप लोग आवाम में जाते हैं आवाम ये समझ रहे हैं आपकी बात? हाँ अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा सवाल है, और अगर सवाल आप ना भी करते तो मैं यही जवाब देने वाला था जी। बात सीधी सी है अब्दुल्ला कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई है। हमने सियासत की कुर्बानी दी है रियासत के लिए, ये लोग समझ रहे हैं। और हमने गैर मकबूल फैसला, बल्कि आप इसको अगर सख्त अल्फाज में कहें तो हमने सियासी खुदकशी खुशी से कबूल की है, इसलिए कि रियासत होगी तो सियासत होगी। और अगर खुदा न खास्ता जिस जगह ये ले गए थे रियासत नहीं बचेगी तो हम सियासत कहाँ करेंगे। और यही चीज़ जो है, ये जो अवाम में हम जा रहे हैं बाई इलेक्शन में, तो लोग इसको मान रहे हैं, बल्कि खुद कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कि आप लोगों ने पाकिस्तान को बचा लिया है। जिधर ये ले गए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान का दिफा, देखें न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अब्दुल्ला आप पाकिस्तान का दिफा आज के हालात में उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप माशी तौर पे मजबूत ना हो। और कोई भी रियासत माशी तौर पे कमज़ोर हो जाए, जिस तरह आपने रूस को देख लिया और उसका अंजाम भी देख लिया। आप एक गंदम की बोरी, एक गंदम का बैग टूटने वाले, अलग होने वाली रियासतों के हिस्से में नहीं आया, मगर असले के पहाड़ हिस्से में जरूर आए थे। सो हम भी देख रहे हैं, उससे सबक सीख रहे हैं कि माशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कब तक ये मुश्किल फैसले करेंगे और अपनी सियासत की कुर्बानी देते रहेंगे, ये हकीकत है कि ये कौमी हुकूमत है, मगर इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर है। ये भी कर रहे हैं और इससे निकालने की कौम को कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे पिछले अदवार मुस्लिम लीग के सब जानते हैं कि हमने कैसे सर्व किया, उसका तजर्बा भी हम रखते हैं और लोग एतमाद भी हम पे करते हैं। सो इंशाल्लाह इस मुश्किल से अवाम को निकालेंगे, रियासत को निकालेंगे। अच्छा, आप ईद की भी बात कर जी बिल्कुल, आपने समझा भी दिया और आप बड़े कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, और आपको पता है इलेक्शन तो बिल्कुल बाई इलेक्शन सामने ही आ गए हैं। अब ईद का मौका है, ईद की भी बात कर लेते हैं। आपका कल ईद का पहला दिन था, आप क्या अपने हल्के में ईद बनाते हैं? क्या कुर्बानी भी उधर होती है? थोड़ी सी वो भी लोगों का इंटरेस्ट होता है जो नहीं जानते कि सियासतदानों की जानवर अभी तक खुद पसंद करके लाते हैं या किसी और को जिम्मेदारी दे दी है? आउटसोर्स किया हुआ है आपने? अब्दुल्ला, बड़े अरसे से जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो घर में ही जानवर जो है वो साल भर पालते थे और फिर उसकी कुर्बानी देने को तरजीह देते थे। इसी तरह अब मेरी वालदा साहबा, अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र दें, उनका भी ये शौक़ होता है कि हम घर में जो है वो जानवर पालें साल और उसके बाद उनकी कुर्बानी दें। एक आध जानवर इजाफी ले लेते हैं, मगर ज़्यादातर हम पूरा साल उसको पालते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी देते हैं। तो बड़ा सही सैक्रिफाइस है, सही जो स्पिरिट ईद, बड़ी ईद की होती है, आप बिल्कुल उसी के मुताबिक करते हैं। कमाल की बात है, क्योंकि आजकल लोग इतना बिलीव नहीं करते। और हम तो थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे कि अब तो ऑनलाइन काम आ गया है
कि ऑनलाइन ही आपने मतलब अपना जानवर भी चूज़ किया, वहीं कुर्बानी भी होगी और बट भी गया उधर ही। अच्छा, ऑनलाइन से मुझे याद आया, बाज़ लोगों की ये राय है कि इसहाक डार साहब ऑनलाइन पाकिस्तान की मईशत भी संभाल रहे हैं। सो वो वापस, क्योंकि आपको पता है डॉलर तो अभी भी नहीं संभल पा रहा। सो क्या इत्तलात हैं? हम हर थोड़े दिन बाद देखते हैं मुस्लिम लीग नून का कोई सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब की तारीफों के पुल बांधते हुए कोई ट्वीट लिख देता है। फिर ये भी बात होती है कि वो आ रहे हैं, बस तो फिर वो आने वाले हैं। अच्छा, वैसे हुमा बात बड़े दुख की है और बड़ी इसको संजीदा लेना भी चाहिए कि हम 75 सालों में जो कुछ करते आ रहे हैं, किसी जगह मेरा भी कसूर है, किसी जगह किसी और का होगा, मगर सब गलतियां इकट्ठी करें तो फिर ये हालत हुई है पाकिस्तान की। अदरवाइज पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान जिन वसाइल से माला माल था, इसमें हम सब का गुनाह है कि हमने अपना हिस्सा जो है गुनाह का डाला। मगर अगर किसी ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ किया तो ये भी हमें ईद के मौके पे याद रखना चाहिए कि हमने उनके साथ सलूक क्या किया। ये आज की जो यूथ है इसको याद भी रखना चाहिए और इनको याद करवाते भी रहना चाहिए कि सारे एक जैसे नहीं थे। पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, अगर सबको बुरा कहा जाए तो वो मुनासिब नहीं है। सारे गैर जिम्मेदार भी नहीं थे। पाकिस्तान के लिए किसी ने न्यूक्लियर पावर की बुनियाद रखी, किसी ने न्यूक्लियर पावर बना दिया इसको, किसी ने CPEC दिया, किसी ने रोल बैक कर दिया, किसी को डाकू कहा गया और किसी को सादक और अमीन करार दे दिए। ये सारी चीज़ें एक तारीख है हमारी बन गई। मगर बदकिस्मती आज मैं ये कहते हुए ज़रूर दुखी हूँ कि पाकिस्तान माला माल वसाइल के होने के बावजूद आज कौमी पोजीशन हमारी ये है कि हम किसी को कुछ देने की पोजीशन में नहीं रह गए। हमने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी, जैसे भी जिसने भी की, अपनी जिद अना के लिए, अपनी इंतखाब के लिए। तो ये है कि अवाम का हक होता है इंतखाब करना, मगर सिलेक्शन कमेटी जब किसी की सिलेक्शन करती है तो उसका अंजाम फिर यही होता है जो हमारे सामने है। चलें सर, बड़ी हो गई सियासी बातें। हुमा, ज़रा आपसे जानने में इंटरेस्टेड है कि ईद पे आपका फेवरेट पकवान कौन सा है? ये मतलब ये सारों का एक इंटरेस्ट होता है, बल्कि ईद के दिन जब बातें कर रहे होते हैं तो इसी किस्म की बातें होती हैं कि क्या हमारा फेवरेट खाना बना कि नहीं बना। तो सर ऑब्वियसली आवाम भी इंटरेस्टेड है, आप बताइएगा कि क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो आपके ख़ानदान की, आपकी फैमिली की स्पेसिफिक है जो शायद आम लोग ना जानते हो। देखिए हुमा, जो आप ईद उल फितर है ना, उसमें ज़्यादातर मीठे का इस्तेमाल होता है। उसमें आप दूध वाली सवैयाँ और इस तरह के जो मुझे ख़ास तौर पे सूजी का हलवा। अब जब ईद उल ज़ुहा होती है तो ज़्यादातर क्योंकि गोश्त का होता है और सारा दिन गोश्त चल रहा होता है, पका रहे होते हैं मुख्तलिफ डिशेज सारे फैमिली के लोग अपनी अपनी पसंद की। मगर मेरी दूध वाली सवैयाँ जो होती हैं वो मैं अपनी वालदा साहबा को कह रहा होता हूँ कि मुझे तो वो बना के दें, तो मुझे ज़्यादा वो पसंद है, बल्कि फैमिली में ज़्यादा बच्चों को वही पसंद है। चलें, wonderful. Thank you so much once again. Eid Mubarak to you and your family. Eid Mubarak, sir. Thank you for being with us. Thank you for being with us और Eid Mubarak once again to you and your family. अब पता है क्या, सियासतदानों से ना कुछ सियासत के अलावा बातें करने का मौका मिल जाता है सिर्फ ईद त्यौहार पर। ये मैंने यस एग्जैक्टली ये भी मैंने भी सोचा। हाँ, ये आपने सोचा था लेकिन मैंने कह दिया। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास कुछ मजीद मेहमान हैं जो स्टूडियो में वेट कर रहे हैं। और जियो पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि कोई भी टैलेंट, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पे ना भी वायरल हो तो जो यंग टैलेंट है, जिन लोगों में कुछ है कि वो कुछ बन सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें और उनके लिए राहें आसान करने की कोशिश कर सकें। उनकी किस्मत होती है कि वो आगे कहाँ जाएं, कहाँ पहुँचें। और बहुत बार तो जिस तरह हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि कॉल्स आ जाती हैं भाई कि ये हमें टैलेंट अच्छा लगा कि इनको हमसे कनेक्ट करा दे। तो एक ऐसे हम कहेंगे स्टार इन द मेकिंग हैं जो हमारे पास हैं और बड़े वायरल हुए, फिर इनको हमने अपने शो पे बुलाया, इनसे बड़ी हार्ट टू हार्ट हमने गप्पे मारी और इनकी क्या आवाज़ है। आरिफ खान
वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। और साथ ही छोटा पैकेट लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस। ओहो ऐसी ऐसी काके 1000 वकास also known as वकास, असल नाम है, माँ बाप ने तो वकास ही रखा था। के रैपर पहले भी हमारे शो पे आए हुए हैं, सो हमने क्या अजीब तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ कॉम्बिनेशन है। हाँ मतलब एक वो होता है ना कि हम भी सीखते हैं कुछ लोगों से, यंगस्टर्स से बातें करके हम भी सीखते हैं कि क्या जबरदस्त उनका कॉन्फिडेंस है। मतलब आप परफॉर्म करते थे, क्लाउन बनते थे, फूल बेचते थे, अभी जिंदगी वैसी ही चल रही है, कुछ बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेहतर आए जैसे यहाँ भी आए, उसके अलावा भी मुख्तलिफ शोज पे गए हो जी, कोई अपॉर्चुनिटी मिली? जी नेशनल एंथम किया मैंने। और किसके साथ किया ये? रोहेल हयात के साथ। अरे वाह जबरदस्त। और उसके अलावा मेरा अपना गाना रिलीज हुआ, अहमद भाई ने करवाया वो। अहमद पूरे वाले भाई? अहमद खान यूट्यूब पर। ठीक जबरदस्त। ये गाना उन्होंने करवाया, मेरा अपना गाना, ऑडियो वीडियो भी यूट्यूब पे है। वंडरफुल। और राणा आतिफ साहब ने मुझे बुलवाया आपके शो से। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ऑडियो वीडियो लाहौर कलंदर की इंशाल्लाह करेंगे, आपसे वादा किया उन्होंने। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ से, तो उन्होंने जिक्र भी किया था, आपसे बात हुई थी। काके क्या हाल है भाई? बड़ी एल्बम आ रही है, बताएं। ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अपने एल्बम का बताएं, क्योंकि हम बड़े एक्साइटेड हैं। टैलेंट तो आप इतने टैलेंटेड हैं, और फिर जब हमारी मुलाकात हुई थी आपसे तो हमें बिल्कुल नज़र आ गया था टैलेंट एक चीज़ और कॉन्फिडेंस लेवल तो स्काई रॉकेट है। तो अब आजकल क्या हो रहा है? आजकल मैं दबा कर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी लेज़ आर्मी रिकॉर्ड से अभी एल्बम आ रहा है। लेज़र से के अमेरिका के बिग रैपर हैं, उनके साथ मैं साइन हुआ हूँ, और उनके साथ मेरा एक एल्बम भी आ रहा है, और एल्बम बहुत इंटरनेशनल है, और वेट करें, बहुत अच्छा काम होने वाला है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मैं दवा के काम कर रहा हूँ, मतलब समझिए आए किस लेवल का काम कर रहे हैं। छोटा काम तो हमने करना ही नहीं है ना, मतलब छोटा पैकेट आपने कहा, काम वाकई बहुत बड़े बड़े हैं। दोनों से हमने कुछ ना कुछ और सब कुछ बनाया भी होगा। जी जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एल्बम बस थोड़ा ही बस रहता है, बाकी तो कुछ हमें सुनाओ ना आप। मैं आपको एक रैप सुनाता हूँ जो मेरे लेस भाई के साथ था। कलम नहीं बोल, इससे किलिंग बोल, मैं कोई ड्रामा नहीं, हॉलीवुड का फिल्म बोल, इसमें है मेरा रोल, जैसे हूँ मैं किंग कॉन्ग, माना में छोटा पर दिमाग में है इल्म बहुत, मैं जैसे बिग बॉस हिप हॉप का चीट कोड, यहाँ पे रैपर मुझे करते तभी ज़्यादा नोट, तलवार जैसे मेरे कलम पे बना है नोक, रैपर्स को चीर के बना देता हूँ उसके दो। वाह भाई, मुझे खौफ आ गया, मैं तो थोड़ी सी डर गई हूँ कि बड़ा ही ज़बरदस्त। और वंस अगेन एक तो रैपिंग, उसके बोल, और फिर जिस तरह उसको परफॉर्म करना है, लाइक यू मीन इट। हाँ, लाइक यू मीन इट, मतलब कि वो बिल्कुल आपके दिल की आवाज़ है। बहुत आपने कभी रैप पे कोशिश नहीं? आपका अपना जॉनर है बाय द वे, जो हमें बड़ा पसंद है। तो आप भी जो गाते हैं, क्या आपकी आवाज़ और क्या दर्द होता है उसमें? कवर्स होते हैं मोस्टली। चाहेंगे कि आज हमें कुछ ज़बरदस्त चीज़ सुना दें? अपना गाना सुनाता हूँ फिर आज। बहुत ही आला। तेरी याद मुझको सताती है दिन रात, फिर मुझको क्यों रुलाती है दिन रात, तेरे बिना ये राज़दार है, क्यों मुझसे तू खफा, क्यों बेवजह मैं जी रहा है, क्यों मुझसे तू खफा। वेरी नाइस। और मेरा ख्याल है सिंस लास्ट टाइम वी मेट यू इनकी आवाज़ भी और खुली है। तो क्या टाइटल है इस गाने का? आरिफ खान न्यू सॉन्ग, अहमद खान के यूट्यूब पे ही। अच्छा, आरिफ खान न्यू सॉन्ग लिखेंगे तो आ जाएगा भाई। 1000 काके 1000, ये 1000 काके 1000, और आरिफ खान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अभी एक और टॉपिक है, टॉपिक एट हैंड, यू नो, मौका ही ऐसा है, हालिया चंद सालों के दौरान खालों की कीमत में बेतहाशा कमी देखी गई है, जिसकी वजह से ईद कुर्बा के दिनों में इनको जमा करने की रिवायती फुर्ती, मतलब आप फ़ोन करते रह जाते हैं, खाल ले जाओ, कोई नहीं लेके जाता। सो खालों से जुड़ी चमड़े की एक बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में अपना वजूद रखती थी या रखती है, क्या कहा जाए, थी। हाँ, और बड़ा इससे हमें रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज भी हासिल होता था। ईद कुर्बा की मुनासिबत से इन सस्ती खालों का चमड़े की मसनूआत में इस्तेमाल करके मईशत में भी बड़ा हिस्सा था। लेकिन अब क्या डायनामिक्स चेंज हुए, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमें ज्वाइन किया अमानुल्लाह आफ्ताब साहब ने, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सवाल हैं, हम समझना भी चाहते हैं
कि कुर्बानी की ईद का एक अहम हिस्सा, एक अहम रवायत है खालों की तकसीम, जो कि ऑब्वियसली सब जाकर बिलाखिर आपकी इंडस्ट्री तक ही पहुँचता है, हालांकि जहाँ से भी कलेक्शन वगैरह हो रही हो, बट एंड इज़ एट योर प्लेस। तो पहले तो ये बता दें कि ये इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान मईशत के लिए क्या कर रही है और कितना काम हो रहा है वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेदर इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। सबसे पहले आपको पता ही है कि टेक्सटाइल है, सेकंड नंबर पे जो है राइस है और थर्ड नंबर पे जो है वो चमड़े की सनत है। और ये तकरीबन आप समझ लें कि इस साल हमारा जो 2021-22 जो क्लोज हुआ है, जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक 1 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं इस वक्त जो है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका किरदार पाकिस्तान की मईशत पे है। और 1 बिलियन के करीब पहले ही, आज से को 5-7 साल पहले को 1.2 बिलियन तक लेदर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट थी। और फिर रिसेशन की वजह से ये कम होके कुछ $750 मिलियन तक इसकी एक्सपोर्ट रह गई थी। अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह को 17% के करीब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है लेदर सेक्टर की। तो अब ये दोबारा 1 बिलियन को टच कर रही है। चलें, दैट इज़ इनकरेजिंग। लेकिन अमानुल्लाह साहब, एक शिकायत ये है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत हमने भी देखा है, लोग बड़े शौक से खाले लेके जाया करते थे क्योंकि उनको अच्छे पैसे मिलते थे उसके। इस मरतबा वही शिकायत है कि जनाब फैक्ट्रियों वाले अच्छा मुआवजा नहीं दे रहे खालों का। नहीं, अच्छी बात नहीं है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। पिछले साल जो है वो खालों की कीमत, जो गाय की खाल थी उसकी कीमत एवरेज प्राइस जो थी वो 700 रुपए से लेके 900 रुपए तक थी। और जो बकरे की खाल थी उसकी कीमत जो है तकरीबन 150 रुपए थी। और इस साल जो है जो गाय की खालें जो ज़्यादातर बिकी हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे बिकी हैं। आप समझ लें कि इस साल जो गाय की खालें हैं वो 1700 से लेके 2000 रुपए के दरमियान बिक रही हैं। और बकरे की खाल जो है जो 150 रुपए पिछले साल थी वो इस साल तकरीबन 300 रुपए को टच कर रही है। तो ये बात गलत है कि पिछले साल की तरह इस साल भी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इस साल कीमतें आप समझ लें डबल हो गई हैं। ये बात ज़रूर है कि आज से कुछ 5-7 साल पहले जो गाय की खाल 4000 रुपए की हुआ करती थी, बकरी की खाल 400-500 रुपए की हुआ करती थी, वो कीमतें अब नहीं हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में तो इस साल डबल कीमतें हैं। ओवरऑल कीमतें कम हुई हैं लेकिन पिछले साल से बेहतर। अच्छा, यूँ तो ऑब्वियसली ज़्यादातर कुर्बानी जो है वो पहले दिन ही हो जाती है, लेकिन आज और कल भी ये सिलसिला जारी रहना है। तो खालें किस तरह महफूज रखी जाए और क्या ख्याल रखा जाए ताकि ऑब्वियसली जब बाय द टाइम आपकी इंडस्ट्री तक पहुँचे तो बड़ी अच्छी हालत में और ऑफ कोर्स आप लोगों को फ़ायदा हो। देखिए जी, ये एक बड़ा ज़रूरी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और खालों की जितनी ज़्यादा एहतियात करें उतना बेहतर है, उतना ही खालों की क्वालिटी अच्छी होगी और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खालों की हिफाजत इस तरीके से की जा सकती है कि जहाँ जो भी कुर्बानी कर रहा है, अगर वो ही शख्स 1 या 2 किलो नमक लेके और उसी कसाई को दे दे कि वो जैसे ही खाल उतरे और उसके ऊपर, खाल के ऊपर वो नमक लगा दिया जाए तो वो खाल जो है वो महफूज हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो खाल को किसी धूप पे ना रखें, खाल को उठा के साए वाली जगह पे रखें, थैली में उसको बंद ना करें। और जल्द से जल्द जो भी, जिस भी इदारे को उन्होंने, जिस भी रफाई इदारे को उन्होंने वो खाल देनी है, जल्द से जल्द उसको दे दी जाए ताकि वो उसको अपने सेंटर पे ले जाके प्रॉपर तरीके से उस पर नमक लगा कर उसको प्रिजर्व कर लें। ये सबसे बेसिक एहतियाती तदबीर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ अनाड़ी कसाई होते हैं, कोशिश की जाए कि अनाड़ी कसाइयों को ना पकड़ा जाए, जो एक्सपर्ट कसाई हैं उनके ज़रिए कुर्बानी की जाए ताकि खालें जो है वो बाहिफाजत उतारी जा सकें। जितनी खाल की क्वालिटी बेहतर होगी उतनी खाल जो है महंगी बिकेगी, और महंगी बिकेगी तो वही हम महंगी अपने इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के लिए फॉरेन करेंसी कमा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह आफ्ताब साहब। और बड़ी अच्छी उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए, ख़ासतौर पे जो लोग समझ नहीं आती ना कभी कभार, क्योंकि इतना और हैसल हो रहा होता है कुर्बानी का कि भाई इन खालों का करना क्या है, किस तरह प्रिजर्व करना है। दिस इज़ हाउ टू प्रिजर्व देम। अच्छा जी, कौन कौन गाएगा? तो काके ने अपने आप को निकाल दिया। नहीं काके मेरे से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, बस मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक ही है। रैप करेंगे और गाएंगे आरिफ और अब्दुल्ला। हाँ, ये सारी जुगलबंदी हम डिसीजंस नहीं प्लीज ना कीजिएगा, तो सीरियस हो गया, हमने नहीं सुनना। काके मुझे बताओ,
बहुत मतलब लिखता तो है इंसान कुछ, लेकिन एट टाइम्स कोई ऐसी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो रही होती है ना जिसके बारे में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ रीसेंट ऐसा ज़िंदगी में हुआ जिसके बारे में आपने सोचा कि हाँ इस बारे में लिखता हूँ? मेरे साथ तो मेरे को समझ लें आपको, मेरे को ज़िंदगी हलवा मिला है। मेरा जो भाई है आसिफ भाई ना, उनके साथ काफ़ी मुश्किलात हुए। उन्होंने इस पे गाना भी बनाया था, हमारा स्ट्रीट लूल नाम का एक गाना है, उनमें आसिफ भाई का जो वर्स है उनमें वो सब बयान कर रहे होते हैं। बताएं, वो याद है आपको? लेकिन ये बात है, ये आपने पहले भी मुझे हमें बताया था कि आपके भाइयों ने ज़रा ज़्यादा मुश्किल देखी और आपको उन्होंने बड़ा प्रोटेक्ट किया और माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन भाइयों की सपोर्ट बहुत रही है आपके लिए। बिल्कुल। तो ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह होती हैं, कैसे एक्सेस कैसे होती है, राब्ता कैसे होता है? लाइक जैसे कि वो अगर रैपर हमें सुनते हैं, अगर उनको हमारा काम अच्छा लगता है तो मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी है KK1000 नाम से, तो वो मुझे मैसेज करते हैं। अगर मुझे उनका काम अच्छा लगता है तो मैं उनको मैसेज करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा हुआ है कि मेरा काम, अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरे को ना वहाँ से मैसेज आते हैं। वंडरफुल, तुम्हारा काम अच्छा है। आरिफ साहब मुझे बताइए कि जाहिर है ये गाना तो साथ चलेगा ही, लेकिन अभी प्रोफेशनल एक सिंगर बनने में मज़ीद कुछ और वक्त लगेगा, तो आप क्या साथ साथ कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ एसोसिएटेड हैं या कुछ सोचा है ज़िंदगी में? बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, तो कैसे सर मामला चल रहे हैं आगे? अभी तो माशाल्लाह जो काम करके आया हूँ उसकी पेमेंट मिल रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और गुजारा सही चल रहा है अभी, और अल्लाह करे ऐसे ही गुजारा चलता रहे। कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह बना लिए कि ये काम चलता रहे, रुके नहीं? जी बिल्कुल, वो हो गया है। कोई OST, कोई ड्रामे की, कोई बैकग्राउंड, कोई इस किस्म की लाइन में घुसे हैं आप? नहीं अभी तक नहीं। चलें इंशाल्लाह, चलें जी, गाना सुनाएं अब आप। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब गए सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तारीफ, थैंक यू सो मच। और काके जाते जाते आप भी हमें कुछ अपना ज़रा रैप सुनाओ, कोई स्टाइल हो जाए, स्टाइल, ताकि हम सब कुछ कंप्लीट करना है। बहुत से लोग उस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं, बहुत से आपका टाइप का सुनते हैं, तो दोनों हो जाए। मेरी जिंदगी है अपनी मर्जी से मैं चलूँ, 100 बातें सुनने को पर फोकस अपने काम पे करूँ, ये रैपर जलते मुझसे जब मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ूँ, खुश हूँ उनके जलने से तभी ना इनको मना करूँ, हिप हॉप खून में जैसे है नुक्ता नून में, ना एज से कंपेयर करो टैलेंट से मशहूर में। वाओ नाइस, बड़ा सांस भी आपने कोई कंपेयर ना करे, ये पहले से मशहूर हैं जनाब। और यू नो वी रियली फील गुड टू मीट सच यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। मतलब इसको ये ही इज जस्ट इन 7th क्लास एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप चेक करें। बेशक ज़बरदस्त, मतलब बहुत अच्छा है। और अ लॉट ऑफ यू नो जो एक और लेवल पे लोग हैं, एज ग्रुप भी और है, शायद वो समझ ना सके, बट दिस इज द न्यू म्यूजिक एंड पीपल आर लविंग इट। अच्छा भाई, एक फरमाइश आ रही है आरिफ कि राहत फतेह अली खान साहब का कोई गाना अगर आप हमें सुना सकें। बिल्कुल। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वेरी ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल है कि आप बहुत ही अच्छा, ये वेरी नाइस शेर हासिल गुफ्तगू होती है ना, ये गाना वैसा हो गया है। खुश हो गए, थैंक यू काके 1000। ईद मुबारक वंस अगेन। बड़ी अच्छी आपकी तैयारियां भी हैं। बकरा खुद ज़िबा वैसे जाते हैं, बता दो बकरा खुद ज़िबा करते हो या वो कसाई करता है? वो खुद इतना हिम्मत ही नहीं है जो बकरा ज़िबा। भाई वो अपने और काम कर रहा है, मगर पसंद तो कर, शौक तो है कुर्बानी के जानवर का कि नहीं? शौक नहीं है? खाते तो हो ना बेटा जी, बस हम यहाँ तक ही ठीक है। एक गाना और सुनाए हमें। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। वेरी नाइस, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। और ईद में से आपने टाइम निकाला है हमारे, वेरी हैप्पी। And we are going to see you tomorrow inshallah as well. Eid Mubarak to you once again. Hafiz, have a great day. Eid Mubarak.